हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो नया पेपर लेके आए हैं उस पेपर में हम बात करने वाले हैं जून 2014, है ना। ये पेपर सेकंड होगा, ठीक है। जून 2014 का ये पेपर सेकंड होगा, इसकी हम इसमें बात करेंगे आज। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जाली निम्नलिखित में से निम्नलिखित दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। उनको आपस में मैच करना है और इसमें क्या दिया गया है, ये एक्सक्वेशन की जो जो एक्सक्वेट करते हैं जमीन को के नीचे से कोई वस्तु को निकालते हैं, उसकी जो विधियां हैं, उसकी पद्धति है, टेक्निक्स दी गई हैं ये, तो उनको हमने बताना है। देखिए मेनली अगर हम बात करें ना, पुरातात्विक उत्खनन की जो विधियां होती हैं, पुरातात्विक उत्खनन की, वो मेनली दो तरह से होता है। मेनली तो दो तरह से कैसे होता है, एक तो अनुलंब होता है। अनुलंब, अनुलंब का मतलब लंबवत, लंबवत, ठीक है। अब लंबवत में कैसे होता है, लंबवत में जैसे कोई कल्चर को हमने निकालना है तो उसकी ऐसे एक बार उसका मेजरमेंट किया जाता है लंबवत। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल जिसको कहते हैं ना, ठीक है। तो इसको, इसका जो, इस विधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है संस्कृति के, जो किसी भी संस्कृति के मापने के लिए ना, संस्कृतियों के मापन के लिए। कैसे, मान लिया यहां पर ये कोई एक टीला है। अब इस टीले में ये तो है नहीं कि हम ही पहली बार लोग आए हैं जो यहाँ पर बसे हैं, इसमें हो सकता है कि एक से ज्यादा भी कल्चर यहाँ पर बसी हो। तो इसमें कोई इस पार्ट को यहाँ से ऐसे खुदाई करना शुरू कर देंगे, ऐसे लंबाई से इसको खोदेंगे। पहला पार्ट मान लिया एक्स यहाँ पर मिल गई कल्चर, उसके बाद दूसरा पार्ट आया यहाँ पर वाई मिल गई, तीसरा, मतलब एक साथ विभिन्न संस्कृतियों को ज्ञात इसमें किया जा सकता है। और ये कम खर्चीली होती है ना, कम खर्च होता है इसमें, कम खर्चीली, इसमें कम खर्च होता है क्योंकि छोटे ही पार्ट को इसमें खुदाई करनी पड़ती है ना। संस्कृतियों के क्रम को जानने के लिए ना, संस्कृतियों के क्रम को जानने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जो अनुलंब पद्धति है। संस्कृति के क्रम को जानने के लिए, के क्रम को जानने के लिए इस संस्कृति का प्रयोग किया, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये है। अब दूसरी जो दूसरी जो विधि है वो कौन सी है, दूसरी है ऊर्ध्वाधर धर, यानी अक्षतीज, अक्षतीज शैली, अक्षतीज पद्धति। इसको क्या बोलते हैं, अक्षतीज को इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजेंटल, जॉन्टल, है ना, हॉरिजेंटल, ठीक है। इसमें पूरी संस्कृति को जानने के लिए पूरा विस्तृत खुदाई होती है ना। पूरी संस्कृति को जानने के लिए, पूरे ईच एंड एवरी पॉइंट को जानने के लिए
इसमें क्या होता है, पूरे जैसे ये टीला है, इस पूरी टीले की यहाँ पहले ये परत खुदेगी, फिर देन ये खुदेगी, ऐसे। ये मतलब अधिक खर्च आता है। ठीक है, इसमें अधिक खर्च आता है, ये बात आप ध्यान में रखना। इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। इसमें पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, इस विधि में को जब इसकी शुरुआत होती है इस तरह से खुदाई, तो पूरे क्षेत्र को, ये मान लिया क्षेत्र है, इसको पूरे क्षेत्र को वर्गाकार क्षेत्र में बांट लिया जाता है, ऐसे वर्गाकार क्षेत्र में, है ना। वर्गाकार ऐसे चिन्हित कर लिया जाता है और इनसे हम निकल सकते हैं, बस यहां से कोई निकल नहीं सकता। यहां से हम रास्तों से, ये रास्ते होते हैं बस जहां से डिवीजन होता है। तो इसको पूरे क्षेत्र को वर्गाकार, है ना, वर्गाकार क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये दो टेक्निक ये बतानी आपको जरूरी थी। फिर अभी इसके ऊपर आते हैं, मेन के ऊपर। ये कौन सा किसका है, ये जाली प्रकार की जो उत्खनन पद्धति थी, ये जाली प्रकार की जो उत्खनन पद्धति है, ये किसकी है, ये R.M. व्हीलर की है। ये किसकी है, ये व्हीलर की है। ये जाली प्रकार की जो ये पद्धति है, ये किसकी है, ये व्हीलर की है। सतर विनाश सिद्धांत है, ये थॉमस जेफरसन का है, ये अमेरिका के थे। थॉमस जेफरसन ये अमेरिका के थे, है ना। थॉमस जेफरसन ने दिया था सतर विन्यास का सिद्धांत। रेडियो कार्बन विधि का आपको पता ही है, रेडियो कार्बन विधि डब्ल्यू लीवी की है, 1949 में निकाली थी इन्होंने, है ना। इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, है ना। C14 जो विधि है इसके लिए, ठीक है। त्रिआयामी मापन पद्धति पीटर पिट रिवर्स की है ये, ठीक है। ये इनको याद रखना है कि उसको, तो इसमें हमारा जो उत्तर है वो क्या होगा, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4, ये बी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहां पाषाणकालीन मानव है जो वो जमीन गड्ढा घर में रहता था, पिट हाउसेज में रहता था, पिट डवेलिंग हाउसेज बोलते हैं उनको, उसमें रहता था। तो आपको पता है इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र है वो कश्मीर है, कश्मीर से हमें मिला है। कश्मीर से हमें क्या मिला है, देखिए पहले तो जो चीज है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल ये मनुष्य का क्या है, वो एक नवपाषाण काल में जो यहाँ से कश्मीर से मिलता है, इसका प्रयोग नवपाषाण काल जो है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, शब्द का प्रयोग लुबाक ने किया था। लुबाक ने अपनी पुस्तक का नाम क्या है, लुबाक की पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम। क्या है, प्री हिस्टोरिक टाइम, ठीक है, टाइम्स, ये इनकी किताब का नाम है, याद रखना है, ये भी पूछ लेते हैं। उसके बाद नवपाषाणिक जो क्रांति का नाम, नवपाषाणिक क्रांति, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, इसका जो ये जो कहा, ये गोल्डन चाइल्ड ने कही है, गोल्डन चाइल्ड। ये किसने दिया है, ये नवपाषाणिक क्रांति गोल्डन चाइल्ड ने। अब कश्मीर में दो जगह मिला है हमने, दो जगह से, एक तो ब्रिजहोम से और एक है गुफरकला से। ब्रिजहोम और गुफरकला से हमें क्या मिलते हैं, गड्ढा घर मिलते हैं।
है ना, पीट हाउस। इसके साथ ये ब्रिज होम से क्या मिला है, मालिक के साथ कुत्ता भी मिला है यहाँ से। ठीक है, मालिक के साथ कुत्ता मिला है। यहाँ से शल्य चिकित्सा के एविडेंस मिलते हैं, शल्य चिकित्सा। क्या मिलता है, शल्य चिकित्सा के एविडेंस यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, और अंडाकार सावधान, अंडाकार सावधान यहाँ से मिला, कब्रें मिली हैं मतलब, है ना। विशाल सार्वजनिक भवन मिला है यहाँ से, सार्वजनिक भवन। विशाल सार्वजनिक भवन यहाँ से मिला है। ठीक है, अब इसके बाद गुफर कला के ऊपर, इसमें यहाँ से शैली चिकित्सा बता दिया। गुफर कला के ऊपर अगर हम पूछते हैं, यहाँ से भी वही पिट हाउस मिलता है। दूसरा इसका अर्थ होता है, अर्थ क्या है इसका, कुम्हार की गुफा। क्या होता है अर्थ, कुम्हार की गुफा। यहाँ से तांबे की छड़ मिली है, तांबे की छड़ मिली है, हेयर पिन मिली है, ये हेयर पिन कहाँ से मिलती है, हड़प्पा में, चनहुदड़ो से। हड़प्पा में कहाँ से मिली है, चनहुदड़ो से मिली है। और यहाँ से दो कक्षीय गड्ढे मिले हैं, दो कक्षीय गड्ढाघर मिले हैं, दो कक्षीय गड्ढाघर। और उसके बाद हड्डी की सुइयां, ये यहां से मिलता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा उत्तर है ना, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी से में क्या मिला था, हथनोरा से क्या मिला था, प्रथम मानव कंकाल मिलता है, खोपड़ी मिलती है होमो इरेक्टस की, होमो इरेक्टस की खोपड़ी। ठीक है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिलती है यहां से। ठीक है, चलिए अगला। ये हड़प्पा के केंद्र है, किस केंद्र से क्या मंगवाया जाता था, हर बार क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है यहाँ से। तो हमें इसमें सीधा ही पता है, तांबा है वो राजस्थान खेतड़ी से मंगवाया जाता था। ठीक है, शंख जो है, शंख कहाँ से, कच्छ से मंगवाया जाता था, कच्छ, कच्छ गुजरात, है ना। शंख गुजरात से मंगवाया जाता था मनका बनाने के लिए ना। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें ये दिया गया है कि जो हड़प्पा के लोग हैं कौन सी वस्तु कहाँ से मंगवाते थे। जैसे तांबा है, तांबा कहाँ से मंगवाते थे, तांबा मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु है ना। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है, वो तांबा है। तांबा कहाँ से मंगवाते थे, राजस्थान के से मंगवाते थे, खेतड़ी से। ठीक है, शंख वो गुजरात कच्छ से मंगवाते थे, इस के मनका बनाने के लिए। मनका बनाने की फैक्ट्री कहाँ से मिली है, मनका बनाने की फैक्ट्री
दो जगह से मिली है, लोथल व चुनहुद्रो से। ठीक है। लाजवर्द अफगानिस्तान से, लाजवर्द, चांदी व टील कहाँ से? अफगानिस्तान से मंगवाते थे। सोना वो मंगवाते थे दक्षिण से, दक्षिण में कर्नाटक से कर्नाटक की कोलार खान से। ये था। तो उत्तर देखिए इसमें क्या हुआ, इसका आपको सीधा सीधा देखना है। एक का जो है 2 होगा, एक का 2, 2 का 3, डी उत्तर होगा। युद्ध के लिए प्रयोग किए गए निम्नलिखित जो हथियार हैं उनमें से कौन से हथियार का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? अपर्याय मतलब उपलब्ध नहीं था वो चीज, तो कौन से? उसका धनुष और तीर। हड़प्पा के जो लोग हैं वो कुल्हाड़ी, धनुष, बाण जो ये दिए गए हैं, भाला, गदा आदि का प्रयोग करते थे। ठीक है, आदि का प्रयोग करते थे। जिनका प्रयोग किस लिए करते थे? इनका प्रयोग शिकार के लिए। जिनका प्रयोग किसके लिए होता था? शिकार के लिए होता था। शिकार के लिए उस चीज का प्रयोग करते थे, क्योंकि हड़प्पा के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए वो तलवार नहीं थी, ढाल नहीं थी, त्राण मतलब सिर के ऊपर धारण किया जाने वाला जो होता है हेलमेट टाइप होता है, वो ये चीज नहीं थी। तो हमारा उत्तर हमारा ये होगा। निम्नलिखित में से पुरोहित कौन सा पुरोहित था जो यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? कौन सा पुरोहित था जो यज्ञ का संपादन करता था? तो कौन सा था ये? जो इनके पहले तो देखिए, होतर जो होतर या होता था ये ऋग्वेद का होता था ना, ये ऋग्वेद का पुरोहित था। वर्मा अथर्ववेद का पुरोहित था। उद्गाता सामवेद का। और अध्वर्यु होता था ये यजुर्वेद का होता था। तो इनमें से जो वर्मा होता था वो क्या था? वो यज्ञ का निरीक्षण करता था। ठीक है, देखिए अथर्ववेद सबसे आधुनिक सबसे आधुनिक वेद है, सबसे आधुनिक वेद। ठीक है, सबसे आधुनिक वेद है। इसमें मगध, अंग व मगध का जिक्र है, अंग व मगध का जिक्र। और मगध के लोगों को क्या कहा गया? व्रात्य कहा गया है। ठीक है, और ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद संगीत का जनक ग्रंथ।
है ना, इसको आश्रित वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की संपादन विधि दी गई है, यज्ञ की संपादन विधि, विधियां दी गई हैं। ये गद्य और पद्य में दोनों में है। गद्य व पद्य में है ना, चंपू शैली कहते हैं इसको, चंपू शैली किसमें है, चंपू शैली में। ठीक है, चलिए, तो हमारा उत्तर था बी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो बताइए कौन सा क्या है। स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र में क्या नियम दिए गए हैं, बलि संबंधी नियम दिए गए हैं, बलि देने की जो नियमावली थी वो नियम दिए गए हैं। ग्रह सूत्र में घरेलू मामलों से जुड़ा है, इसमें घरेलू क्या हमारे फर्ज होते हैं। धर्म सूत्र में क्या दिया गया है, धर्म सूत्र में दिया गया धर्म और विधि के बारे में दिया गया है। और 16 सूत्र में जो दिया गया है वो यज्ञ वेदी के कैसे मापा जाता है, उसका क्या साइज होता है, वो इसमें दिया गया है। और 16 सूत्र से क्या हुआ है, 16 सूत्र से ही से भारतीय जो रेखा गणित, रेखा गणित का विकास हुआ है। भारतीय रेखा गणित का विकास 16 सूत्र से होता है। तो उत्तर मिलाइएगा इसके। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, ये उत्तर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत किसकी पुस्तक थी, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की पुस्तक थी, है ना। उसके बाद पुद्गल, ये इसको क्या कहते हैं, समस्त जगत का आधार तत्व, है ना, समस्त जगत इसी 5 तत्वों में बने हैं, समस्त जगत का आधार तत्व। ठीक है, पुद्गल ये जैन से जुड़ा है। होरा शास्त्र, होरा शास्त्र किससे है, होरा शास्त्र यूनानी, है ना, ज्योतिष से संबंधित है। और एरितीन मित्र भांड है, ये रोमन स्टाइल के हैं, है ना। इनका जिसका वो ये इस तरह के होते हैं, ये कहते हैं ना गले ऐसे बोतल की तरह गले वाले ना, ये रम की बोतल के जैसे। ठीक है, तो ये जो आर्यभट्ट हैं ये गुप्त काल के थे, है ना, ये किसके थे, गुप्त काल के थे। और इन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था ना, कि भाई जो ब्रह्मांड के जो सेंटर पॉइंट है वो सूर्य है, उसके बाकी के जो ग्रह हैं वो उपग्रह और उपग्रह उसी का, उन्हीं का चक्कर लगाते हैं ना। और इन्होंने घोषित किया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उनका चक्कर लगाती है। और आर्यभट्ट ने बेबीलोनियन जो है, बेबीलोनियाई विधि से ग्रहों की स्थिति की गणना की। ठीक है, ग्रहों की स्थिति की गणना किया था। ठीक है, तो चलिए उत्तर क्या हुआ, 1 का 3, 2 का 4, ये हुआ ए। सूची 1 को सूची 2 से एक सुमेलित करना है, ये
मौर्य काल के दिए गए हैं। इसमें देखिए मौर्य काल में क्या था, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ है ना दिए गए हैं और 26 अध्यक्ष, 27 भी मिलते हैं, 26 का भी एज मिलता है। तो लक्षणाध्यक्ष कौन होता था? लक्षणाध्यक्ष टकसाल का विभाग का अध्यक्ष होता था, टकसाल का। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। सीता जो होती थी, सीता का अर्थ क्या है? राज्य के अधिकार क्षेत्र वाली भूमि, राज्य के अधिकार वाली भूमि। ठीक है, राज्य के अधिकार वाली भूमि। उसके बाद पोतुआ अध्यक्ष होता था मापतोल का अध्यक्ष, पोतुआ अध्यक्ष होता था मापतोल का अध्यक्ष। पणाध्यक्ष होता था वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, पणाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। इसके अलावा जो दूसरे और कुछ एक आध अध्यक्ष था, सुनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष, बूचड़खाने का प्रमुख मतलब है ना। उसके बाद अकारा अध्यक्ष खान विभाग का, काराध्यक्ष खान विभाग, खानों का प्रमुख। ठीक है, और विविता अध्यक्ष, विविता चारागाहों का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये होते थे। तो हमारा उत्तर 1 का 1 है, इसमें 2 का 3 है और 3 का 4 है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या होना चाहिए? 1 का 1 ये है, 2 का 3 यस, 3 का 4 यस, ये बी। जो वेतन मिलता था, जो उसमें अर्थशास्त्र में वेतन दिया गया है, कितना मिलता था अर्थशास्त्र में वेतन? उच्च अधिकारियों को 48,000 पण और निम्न अधिकारियों को 60 पण, है ना। उच्च को, निम्न को पण, है ना। वार्षिक मिलता था ये, ठीक है, वार्षिक होता था। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? जो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है वो 13वें जो लेख में किया है ना। जो कि किस पे है? वो शाहबाज गढ़ी पे है, वो शाहबाज गढ़ी पे लिखा गया है, ठीक है। और ये जो धोनी और जोगढ़ अब की बार एग्जाम में आए थे, नेट में आए थे अब की बार, ये पृथक अभिलेख है, पृथक लेख है ये, ठीक है। रोमनदेही आपको पता है, इससे क्या हो, इससे पता क्या चलता है? रोमनदेही से क्या पता चलता है? बुद्ध के जीवन स्थान लुम्बिनी का पता चलता है ना, जीकर। इसमें जो लुम्बिनी की जो यात्रा की थी ना, लुम्बिनी की यात्रा कब की थी? 20वें वर्ष की थी। और यहाँ पर क्या किया था रोमनदेही में? रोमनदेही स्तंभलेख को आर्थिक लेख भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कर माफ किया था लुम्बिनी में, क्योंकि वो बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण उसके ऊपर उसमें 1/6 से 1/8 कर दिया था ना, भूमि कर को 1/6 से 1/8 किया, ठीक है।
तो इसलिए इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, रोमनदेही अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। और जो 13वां जो लेख है उसमें 5 यवन शासकों का जिक्र मिलता है। पांच यवन शासकों का जिक्र 13वें लेख में ही मिलता है। और इसी में जो शाहबाजगढ़ी में क्या है, आठविक जनजातियों को धमकी दी गई है। ठीक है, आठविक जनजातियों को इसमें धमकी दी गई है। तो चलिए, तो हमारा जो इसमें उत्तर है वो ये है। उत्तर को बताओ, क्योंकि हम एक्सप्लेन सारे को करते हैं तो उत्तर कहीं भूल ना जाए तुम लोग। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक है? पुलमावी फोर्थ है जो सातवाहन वंश का अंतिम शासक है, पुलमावी फोर्थ। तो सातवाहन जो है, जिसका सातवाहनों का जिक्र मत्स्य पुराण में ना, इनको क्या कहते हैं, सातवाहनों को मत्स्य पुराण में इनका जिक्र मिलता है। और इनको आंध्र भ्रात्य भी कहते हैं। आंध्र भ्रात्य कहते हैं। और इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। क्या किया? शीशे के सिक्के। शीशे के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम भूमि अनुदान दिया। ना, सर्वप्रथम भूमि अनुदान किसको दिया था? बौद्धों को दिया है ना। सर्वाधिक भूमि अनुदान किसने दिए? गुप्तों ने दिए। ठीक है, तो चलिए, किस गणितज्ञ ने पाई का मूल्य ज्ञात किया था? किस गणितज्ञ ने पाई का मूल्य ज्ञात किया था? देखिए, पाई का मूल्य जो ज्ञात किया था वो आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट। इसने क्या किया? दशमलव प्रणाली इसी की देन है। इसने जीरो, है ना, शून्य, है ना, और पृथ्वी को ये बताया कि पृथ्वी धुरी अपनी धुरी पर घूमती है, ये बताया। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये इसने बताया। और इनका जो वरामीर वरामीर का जन्म है मालवा में हुआ था, पश्चिमी मालवा में। ये भी क्वेश्चन आया था एक बार। पश्चिमी मालवा उज्जैनी में हुआ था। पश्चिमी मालवा उज्जैनी में हुआ था। और उसके बाद ब्रह्मगुप्त, इनका जो जन्म है, इन्होंने क्या क्या दिया? इन्होंने खगोल शास्त्री थे ये, है ना, खगोल शास्त्री थे। पंच सिद्धांति का इन्होंने लिखा था, पंच सिद्धांति का। ठीक है, पंच सिद्धांति का लिखा है, वृत्त संहिता लिखा। ठीक है, और इनका जो जन्म है, ब्रह्मगुप्त का जन्म जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, है ना। और भीनमल में, भीन, ठीक है। इन्होंने ब्रह्मस्पुष सिद्धांत लिखी थी, ब्रह्मस्पुष सिद्धांत, ब्रह्मस्पुष सिद्धांत।
ठीक है, ब्रह्मपुत्र सिद्धांत इन्होंने एक किताब लिखी थी। तो चलिए इसका उत्तर तो हमारा ये है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन वैशाली पे नहीं था। किस पे नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन है वो चंद्रगुप्त प्रथम का, चंद्रगुप्त प्रथम जिसने कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए। ठीक है, कुमार देवी प्रकार के सिक्के चलाए और 319 गुप्त संवत, ठीक है, गुप्त संवत शुरू किया और गुप्त वंश का पहला शासक जिसने क्या किया, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि लिया। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। भारत में के शासन ईसाई प्रचारक संत थॉमस कब आया था? संत थॉमस किसके उसमें आया? गोंदोफिरनिस के साथ आया था। संत थॉमस पहला शासक था, गोंदोफिरनिस पहला शासक। ठीक है, किसके साथ आया था? गोंदोफिरनिस पहला शासक था, इसके साथ आया था। और इसकी राजधानी क्या थी गोंदोफिरनिस की? तक्षशिला। राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। ठीक है, और इसका अभिलेख क्या है? अभिलेख इसका है तख्ते बाही। ठीक है, खरोष्टी लिपि में है। इसमें है, खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, और उसकी उपाधि क्या थी? देवव्रत की उपाधि थी। उपाधि थी देवव्रत की। ठीक है, इसके अकबर के काल में कौन आया था? रालफिच आया था ना। इसके समय हॉकिंस आया। निम्नलिखित बौद्ध पुरास्थलों को सही कालक्रम में बताइए। तो बताना है कि कौन सा कब बनता है, ये बताना है। तो सबसे पहले सांची बना था, है ना, अशोक ने बनाया था। यहाँ पर अशोक ने ईंटों से 3 स्तूप बनवाए। ठीक है, और इनकी वेदिका किसकी बनवाई थी? वेदिका लकड़ी की बनवाई। ठीक है, और बुद्ध के जीवन से इसका कोई संबंध नहीं था ना, इस स्थान का बुद्ध के जीवन से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, अमरावती इसका प्राचीन नाम है धान्य कटक, है ना, सातवाहनों का है, सातवाहन काल का है। नागार्जुन एक स्वाकु शासकों ने बनवाया। ठीक है,
नालंदा, गुप्त शासकों ने। तो नायक नहीं थे मौर्य काल में, ठीक है। मौर्य काल में कौन नहीं थे? नायक नहीं थे। कौन से अधिकारी मौर्य काल में नहीं होते थे? तो मौर्य काल में नायक नहीं होते थे।